बीए थर्ड ईयर में आज हम रूसो की सामान्य इच्छा को जानेंगे कि रूसो ने किस प्रकार से अपने राजनीतिक विचारों में प्रमुख स्थान सामान्य इच्छा को दिया है। क्योंकि रूसो के जितने भी विचार हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण विचार आता है उसकी जनरल विल यानी सामान्य इच्छा। ये उसके राजनीतिक विचारों में है। कौन से विचारों में विद्यार्थियों? राजनीतिक विचार। प्रश्न आएगा सामान्य इच्छा क्या है? रूसो की सामान्य इच्छा की विशेषताएं लिखिए। सामान्य इच्छा पर ऐसे भी आ सकता है रूसो की सामान्य इच्छा का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। तो बहुत अच्छा प्रश्न है। रूसो के राजनीतिक विचारों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यदि कोई प्रश्न बनता है तो वो उसकी सामान्य इच्छा पर बनता है। और यहाँ से प्रश्न ये मानो हर बार आता है, सामान्य इच्छा पर प्रश्न हर बार आता है। तो हमने जाना, कल तक हमने यहाँ तक जान लिया था कि जो राज्य बना और समझौता हुआ और समझौते से एक राज्य बना, उस राज्य में एक सामान्य इच्छा का निर्माण होता है, यानी व्यक्तियों ने अपनी एक सामान्य इच्छा के फलस्वरूप एक राज्य बना दिया। अब वो सामान्य इच्छा है क्या, उसको जानना है। रूसो ये कह रहा है कि जिस राज्य की स्थापना की है उस राज्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता का अंत नहीं होता है। सामान्य इच्छा के फलस्वरूप ऐसा नहीं होता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता कम पड़ जाती हो, समझौते से व्यक्ति के अधिकार स्वतंत्रताएं कम पड़ जाती हो, ऐसा नहीं होता है। सामान्य इच्छा के फलस्वरूप व्यक्ति की स्वतंत्रताएं सीमित नहीं होती हैं, बल्कि जिस राज्य का निर्माण हुआ है उस राज्य में रहते हुए व्यक्ति पुनः उन अधिकारों को प्राप्त कर लेता है जिन अधिकारों का समर्पण या त्याग उसने सामान्य इच्छा या राज्य की स्थापना करने में किया है। कहने का मतलब ये हुआ, व्यक्ति समाज का एक सदस्य है और व्यक्ति ने अपने हितों की सुरक्षा के लिए यदि कोई व्यक्तिगत त्याग किया है, अपनी स्वतंत्रता को कम किया है, तो वह समाज का सदस्य होने के नाते दोबारा उस स्वतंत्रता को प्राप्त कर लेता है। अर्थात व्यक्ति समाज का ही अंग है और समाज में रहते हुए अपनी इच्छा को समाज की इच्छा में जोड़ रहा है, समाज की इच्छा में मिला रहा है। और जब वो समाज का सदस्य है तो दोबारा से वो अधिकार और स्वतंत्रता व्यक्ति को मिल जाती है। कहने का मतलब ये हुआ, समझौता हुआ और समझौते से राज्य की स्थापना हुई और उस राज्य की स्थापना में एक सामान्य इच्छा का प्रादुर्भाव होता है। अब वो सामान्य इच्छा जो बनी उसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता कम नहीं हुई है, बल्कि व्यक्ति की स्वतंत्रता का वास्तविक जो प्रयोग है वो सामान्य इच्छा में हो जाता है। क्योंकि ऐसा हो सकता है व्यक्ति अपने हित को अच्छी तरीका से नहीं जानता हो, भली भांति नहीं जानता हो, लेकिन समाज का वो उपयोगी सदस्य जब बनेगा तो सब व्यक्तियों की इच्छा मिलकर के एक सर्वोपरि इच्छा बनेगी। एक ऐसी इच्छा का निर्माण होगा जो अदेय होगी, अखंड होगी, सर्वोच्च होगी और जिसमें सभी के हित समाहित होंगे। चाहे फिर वो इच्छा एक व्यक्ति की हो, चाहे वो सबकी हो, लेकिन उसका हित कैसा होना चाहिए? जनरल होना चाहिए, संपूर्ण समाज की भलाई का हित होना चाहिए। यदि एक व्यक्ति की इच्छा में भी पूरे समाज की भलाई की बात है तो उसे हम व्यक्तिगत इच्छा नहीं कहेंगे, कैसी इच्छा कहेंगे? सामान्य इच्छा कहेंगे, संपूर्ण समाज की भलाई करने वाली इच्छा कहेंगे। और इस सामान्य इच्छा को उसने राज्य का सर्वोच्च तत्व माना है, राज्य की एक संप्रभुता माना है और बताया है कि राज्य की जो संप्रभुता है, सर्वोच्च तत्व है, वो किस में निहित है? सामान्य इच्छा में निहित है। तो सामान्य इच्छा के बारे में बहुत कुछ उसने लिखा है। ये उसके राजनीतिक विचारों में है जो उसके सर्वोपरि विचार रहे हैं। इसकी परिभाषाएं भी कुछ हम देखेंगे यहाँ पर, और यहाँ हम अंतर भी देखेंगे कि जो सामान्य इच्छा है और एक शब्द और है सर्वसम्मति, उसमें क्या अंतर है। क्योंकि कई बार हमको सामान्य इच्छा में और सर्वसम्मति में कोई अंतर नहीं लगता है, जबकि ऐसा नहीं है। सामान्य इच्छा अलग है और सर्वसम्मति अलग है। सर्वसम्मति जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, ये तो सबकी सहमति है, सबके इसमें विचार इसमें जुड़े होते हैं, सबकी इच्छा होती है इसमें। लेकिन ऐसा नहीं होता है। सामान्य इच्छा में सबकी सहमति होना जरूरी नहीं है। उसके लिए तो क्या है, एक व्यक्ति भी सहमत है और एक व्यक्ति के विचार भी यदि पूरे समाज की कल्याण भलाई के लिए विचार आए हैं तो उस एक व्यक्ति की इच्छा को भी हम सामान्य इच्छा मानेंगे। जबकि सर्वसम्मति में सबकी सहमति होना चाहिए, यानी यहाँ एक तरीका से बहुसंख्यक बात आ गई, यहाँ पर सबकी सहमति आ गई। यहाँ बहुसंख्यक नहीं है, यहाँ तो एक व्यक्ति की इच्छा यदि सर्व गुण संपन्न है, सबके हितों का उसमें समावेश है, तो उसी को हम सामान्य इच्छा कहेंगे। तो सामान्य इच्छा को हम सर्वसम्मति भी नहीं कह सकते हैं और ना ही सामान्य इच्छा को हम बहुमत की इच्छा कह सकते हैं। बहुमत की इच्छा में तो एक तरफ ज्यादा व्यक्ति हो गए, एक तरफ कम रह गए,
तो ज्यादा वालों की इच्छा मानेंगे, कम वालों की नहीं मानेंगे, वो तो बहुमत की बात होगी। लेकिन सामान्य इच्छा में ऐसा भी नहीं है। सामान्य इच्छा में तो सर्वगुण सबका हित होना चाहिए। फिर वो इच्छा चाहे एक व्यक्ति की हो, चाहे वो पूरे समाज की हो। कहने का मतलब है कि उसमें सर्वहित की भावना होनी चाहिए। किसकी भावना होनी चाहिए? सर्वहित की भावना होनी चाहिए। तो ये अंतर की बात होगी। अब हम, एक विद्वान है टी.एच. ग्रीन, ग्रीन ने सामान्य इच्छा की परिभाषा में लिखा है कि सामान्य इच्छा सामान्य की सामान्य इच्छा है वो सामान्य आदर्शों की सामान्य इच्छा होती है। जो सामान्य हमारे आदर्श है, हमारे जो आइडियल है, आदर्श है, उच्च विचार है, उन उच्च विचारों को ही क्या नाम दिया है? सामान्य इच्छा नाम दिया है। यहाँ हम बात कर लेते हैं कि जो सामान्य इच्छा की बात रूसो ने कही है, वो सामान्य इच्छा में दो इच्छाओं की बात उसने स्पष्ट की है और उसको बताया भी है कि सामान्य इच्छा में कौन सी इच्छा ज्यादा प्रबल है। बता रहा है रूसो कि दो तरह की इच्छाएं होती हैं। एक तो होती है यथार्थ इच्छा, एक होती है आदर्श इच्छा। सामान्यतः क्या होता है, इन दोनों को एक मान लेते हैं। कौन कौन सी को? यथार्थ इच्छा को, आदर्श इच्छा को। लेकिन विद्यार्थियों ऐसा नहीं है, राजनीतिक दृष्टि से यहाँ अंतर है। यथार्थ इच्छा जिसको एक्चुअल विल कहा गया है, आदर्श इच्छा जिसको रियल विल कहा गया है। आदर्श इच्छा जिसके नाम से ही लग रहा है, इसमें उच्च आदर्श होते हैं। यथार्थ इच्छा जो यथार्थ पर आधारित है, जो स्वार्थ पर आधारित है, जो तुच्छ हितों पर आधारित है, जो क्षणिक है, अस्थायी है, जिसमें क्या है कि व्यक्तिगत हित है, और जो स्थायी भी है, सर्व कल्याण की भावना है, परहित की भावना है, सर्वव्यापी है और एक तरीका से उच्च आदर्श लिए हुए है, उसको कहेंगे रियल विल। तो यही इसमें मुख्य अंतर बन रहा है कि जो यथार्थ इच्छा तो क्षणिक होती है, अस्थायी होती है और निम्न स्तर की होती है, छोटे स्वार्थों से जुड़ी होती है और एक व्यक्ति विशेष के हितों से जुड़ी होती है। लेकिन आदर्श इच्छा ऐसा नहीं होती है। आदर्श इच्छा तो सर्वगुण संपन्न है और सबके हित की बात उसमें जुड़ी होती है, चाहे फिर वो एक व्यक्ति की हो चाहे सबकी हो। तो आदर्श इच्छा स्थायी भी होती है, लोक कल्याण भी की भावना भी होती है इसमें, लोक कल्याण की भावना, स्थायित्व की भावना, सर्वगुण संपन्न की भावना और पूरे समाज के हित की भावना इसमें होती है और उसी को कहते हैं यथार्थ इच्छा। और उसी को क्या नाम दिया गया है? आदर्श इच्छा। तो यथार्थ इच्छा तो क्षणिक है, तुच्छ है, अस्थायी है, आलोकतांत्रिक है और आदर्श इच्छा लोक कल्याणकारी है, स्थायी है, सर्वव्यापी है, सर्वगुण संपन्न है। तो यथार्थ इच्छा को उसने आदर्श, वो सामान्य इच्छा नहीं माना है। सामान्य इच्छा रूसो ने किसको माना है? आदर्श इच्छा को ही सामान्य इच्छा कहा है और बताया है कि हमारी जो सामान्य इच्छा है वो आदर्श इच्छा जो है उसी का योग है, उसी का क्या है? जोड़ है। जो हमारी अच्छी अच्छी इच्छा है जिसमें सर्वगुण संपन्न की भावना है, उन सब का मिश्रण क्या है? आदर्श इच्छा है। तो आदर्श इच्छा व्यक्ति की उन इच्छा का योग है जो सबके हित के लिए कही गई होती हैं, जिसमें सबका हित छुपा होता है, उसी को आदर्श इच्छा माना गया है। अब यहाँ कुछ बातें उसकी विशेषताओं पर करते हैं कि कौन कौन सी विशेषताएं इस सामान्य इच्छा की सामने आती हैं, या रूसो ने सामान्य इच्छा की कौन कौन सी विशेषताएं बताई हैं। तो यहाँ बहुत अच्छी बात बताई है रूसो ने कि एक तो ये बताया है कि सामान्य इच्छा अखंड होती है। इसका मतलब ये हुआ कि सामान्य इच्छा के हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। सामान्य इच्छा की जो प्रभुसत्ता जो होती है, सामान्य इच्छा का जो नेतृत्व करता है, जिस प्रभुसत्ता में वो समाहित होती है, उसको हम बांट नहीं सकते हैं, टुकड़े नहीं कर सकते हैं। तो इस आधार पर जैसे संप्रभुता का खंडन नहीं होता है, क्योंकि संप्रभुता का जो नेतृत्व कर रहा है या संप्रभुता को जो चला रहा है, वो कौन चला रहा है? सामान्य इच्छा चला रही है। तो यहाँ हम उस संप्रभु को या सामान्य इच्छा को समाप्त नहीं कर सकते हैं, खंडित नहीं कर सकते हैं, टुकड़े नहीं कर सकते हैं। दूसरी यह है कि ये जो अदेय है, इसको हम हस्तांतरित भी नहीं कर सकते हैं, किसी दूसरे को हम नहीं दे सकते हैं, तो इसका हस्तांतरण नहीं होता है, ये अदेय है। कैसी है? अदेय। जैसे संप्रभुता की शक्ति अदेय है, क्योंकि संप्रभुता
किसमें निहित है? रूसो के अनुसार तो संप्रभुता सामान्य इच्छा में निहित है, और जब सामान्य इच्छा में ही संप्रभुता निहित है तो ये कैसी है? आपको पता है संप्रभुता अदेय भी होती है, संप्रभुता को दिया नहीं जा सकता है, संप्रभुता का हस्तांतरण नहीं होता है, तो ये कैसी है? अदेय है, अहस्तांतरणीय है। आगे है स्थायी, जो अभी बताया कि सामान्य इच्छा की विशेषता में स्थायी होती है, ये क्षणिक नहीं है, क्षण भर के लिए नहीं होती, स्थायी होती है, इसमें दीर्घकालीन अच्छाइयाँ होती हैं और उसी को हम सामान्य इच्छा मानते हैं। एक इसमें लोक कल्याण की भावना भी होती है। किसकी होती है? लोक कल्याण। इसमें लोक कल्याण की भावना होती है, व्यक्तिगत हितों की बजाय इसमें पूरे समाज के हित जुड़े होते हैं। लोक कल्याण, जन कल्याण की भावना है इसमें। एक इसमें क्या है कि सर्वोच्चता के गुण भी हैं, और ये स्वयं अपने आप में निरंकुश भी है, क्योंकि इस पर किसी का अंकुश नहीं है, ये सर्वोपरि है, सर्वोच्च है। तो ये सर्वोच्च है, इससे ऊपर कोई नहीं है, कहने का मतलब यह है। जैसे संप्रभु सर्वोच्च होता है, संप्रभु के आदेशों का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता है, सबको वो आदेश मान्य होते हैं, और सामान्य इच्छा किसमें निहित है? संप्रभुता में निहित है। तो यहाँ हमने सामान्य इच्छा को क्या मान लिया? सर्वोच्च मान लिया, उसकी इच्छा का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता है, तो ये कैसी है? निरंकुश। एक ये है कि सामान्य इच्छा अविवेकपूर्ण नहीं है, बुद्धिजीवी व्यक्तियों की इच्छा होती है ये, और ये बुद्धि और विवेक पर आधारित होती है, इसमें अच्छाइयाँ होती हैं, बुराइयाँ नहीं होती हैं, इसलिए ये विवेकपूर्ण होती है और विवेक पर आधारित होती है, ऐसा इसमें रूसो ने माना है, और ये इसकी विशेषता में भी देखने को मिल रहा है। और एक और विशेषता आती है, वो है अविच्छेदता। क्या है? अविच्छेदता, अर्थात हम सामान्य इच्छा को संप्रभु से अलग नहीं कर सकते हैं, इसको हम बांट नहीं सकते हैं, अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे शरीर से आत्मा जुड़ी हुई है, वैसे ही सामान्य इच्छा किससे जुड़ी हुई है? संप्रभुता से जुड़ी हुई है। यदि संप्रभुता से हम सामान्य इच्छा को निकाल देते हैं तो संप्रभुता खत्म हो जाएगी। वही चीज यहाँ है कि ये अविच्छेद है, इसको हम अलग नहीं कर सकते हैं, हटा नहीं सकते हैं, टुकड़े नहीं कर सकते हैं, दे नहीं सकते हैं। तो ये सर्वोच्च है, सर्वोपरि है, अखंड है, अदेय है, और सीमित भी नहीं है। क्या है? ये असीमित है, इसकी कोई सीमा नहीं होती है, ये सर्वोच्च है और संप्रभु है, और निरंकुशता की भावना इसमें होती है। तो यहाँ हमने आज क्या जाना? रूसो के राजनीतिक विचारों में सबसे महत्वपूर्ण विचार उसकी सामान्य इच्छा का विचार है, और सामान्य इच्छा व्यक्ति की आदर्श इच्छा का योग होती है, और ये सामान्य इच्छा सर्वसम्मति से भी अलग होती है। सामान्य इच्छा में चाहे एक व्यक्ति की ही इच्छा क्यों ना हो, लेकिन उसमें सबका हित समाहित है, सर्वगुण संपन्न है। यदि उसमें लोक कल्याण की भावना है, सभी का हित उसमें जुड़ा हुआ है, तो उस इच्छा को हम सामान्य इच्छा कहेंगे। अब इस सामान्य इच्छा के रहते हुए व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित नहीं होती है, बल्कि व्यक्ति राज्य का उपयोगी सदस्य बनता है, और वास्तविक रूप से वह अपनी स्वतंत्रता को पुनः प्राप्त कर लेता है, जो उसने व्यक्तिगत रूप में खोया होता है, समाज का सदस्य होने के नाते फिर से उस चीज को हासिल कर लेता है। इस प्रकार से रूसो की यहाँ सामान्य इच्छा की यहाँ विशेषताएं पूरी हो जाती हैं। अब इसकी कुछ आलोचनाएं भी हैं, जो हम आगे अगले वीडियो में देखेंगे कि उसके कुछ दोष भी हैं, कमी भी हैं। तो यहाँ हमने अखंडता, अद्वैता, सर्वोच्चता और निरंकुशता, विवेक, प्रधानता, ये कुछ उसके महत्वपूर्ण लक्षण हमने देखे, और इसकी परिभाषा को भी देखा। तो यहाँ सामान्य इच्छा की बात पूरी हो जाती है। अब इसकी आलोचना है जो कर लेंगे।